तो साथियों आज हम रिवाइज करेंगे इंड AS 38। सर नाम क्या है? इंटेंजिबल असेट। इसे हम बोलते हैं प्यार से भूतिया असेट, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो हम पढ़ रहे हैं असेट बेस इंड AS, जो एग्जाम में कंफर्म 20 मार्क्स का आएगा मिनिमम। ठीक है, उसमें हमने इंड AS 2 इंड AS 16 कवर अप कर लिया है। इंड AS 38 आज कवर करेंगे। तो प्यारे प्यारे हमारे जो कंसेप्ट नोट्स है, इसका हम रेफरेंस लेंगे। इसके साथ जो क्वेश्चन बैंक मैंने बना रखा है बड़े प्यार से, वो हम यूज़ करेंगे। और साथ में अपने बोर्ड नोट्स। क्या सर ये हमें मिल जाएगा? सर आपके लिए बना हुआ है तो आपको ही मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में जाके ले लेना। तो हम आते हैं पेज नंबर 148 में और देखते हैं क्या धमाका है इसमें। सर अप्रोच वही रहेगी हमारी। पहले मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ। सर देखिए, टोटल आपके 10 कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, इन 10 कंसेप्ट में केवल 4 कंसेप्ट ही हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बाकी टोटल बकवास। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। सर डेफिनेशन क्या होती है? सर ये जो इंड AS 38 है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये इंड AS 16 का भाई है। तो जिसने इंड AS 16 पढ़ रखा है, उसका काम इंड AS 38 में बहुत आसान होने वाला है। बिल्कुल सर। सर डेफिनेशन, सबसे पहली बात तो जो इंटेंजिबल असेट है आपका, जो आपका इंटेंजिबल असेट है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, कांट बी सीन एंड टच, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्यार से भूतिया असेट। उसके बाद साथियों ये आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल को इंड AS 38 ने डिफाइन करा है। आइडेंटिफाइबल मतलब ये इंटेंजिबल असेट किसी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के तहत आपके पास आ रहा है, यानी आपने परचेज कर रखा है सिंपल टर्म्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल टैली सॉफ्टवेयर आपने परचेज कर रखा है, तो जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है वो क्या है आपके लिए? इंटेंजिबल असेट। या फिर आपने परचेज नहीं कर रखा, आपने खुद से डेवलप करा है, यानी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट। लेकिन साथियों इस तरीके से डेवलप करा है कि ये एंटिटी से अलग होके ये बिक भी सकता है, तो ही ये इंटेंजिबल एसेट माना जाएगा। अगर आप इसे बेच ही नहीं सकते, सेपरेट ही नहीं कर सकते, तो काय बात का इंटेंजिबल एसेट? ठीक है, इंड AS 38 ये मानता है। तो आइडेंटिफाइबल हो गया, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो गया। उसके बाद साथियों ये नॉन मॉनिटरी होना चाहिए। नॉन मॉनिटरी और मॉनिटरी आप पढ़ते हो इंड AS 21 में। इंड AS 21 आपसे ये बोलता है बड़े प्यार से कि मॉनिटरी वो होता है जिसकी फिक्स वैल्यू असाइन होती है। फॉर एग्जांपल डेटर, डेटर से आपको एक फिक्स अमाउंट लेना होता है, तो वो होती है मॉनिटरी एसेट। लेकिन साथियों यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट में कोई भी फिक्स वैल्यू असाइन नहीं होती, तो इसलिए इसको बोला गया है नॉन मॉनिटरी एसेट। उसके बाद साथियों इंड AS का फेवरेट पार्ट कि जो भी एसेट आपके पास है वो यूज में होनी चाहिए बिजनेस के। ठीक है, अगर वो यूज में है तो ही वो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल एसेट है, अदरवाइज वो असेट ही नहीं है आपके लिए। तो ये हेल्ड फॉर यूज आपने इंड AS 16 में भी पढ़ा है कि जो असेट है वो हेल्ड फॉर यूज होनी चाहिए, जब भी वो असेट मानी जाएगी। इसके बाद अब हमारे पास इंटेंजिबल एसेट तो है, लेकिन अब इसमें बुक में कब लेके आएंगे, बुक में कब रिकॉग्नाइज करेंगे? तो सर बुक में जब भी रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो 3 कंडीशन मीट कर लेगा, और तीनों कंडीशन एक साथ मीट होनी चाहिए। एक तो डेफिनेशन में आना चाहिए इंटेंजिबल एसेट। दूसरा, इससे कुछ ना कुछ आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, यानी फायदा मिलना चाहिए साथियों। अगर फायदा नहीं मिल रहा तो रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। आपकी गर्लफ्रेंड आपको जब भी रिकॉग्नाइज करती है जब आपसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है। फिर इसकी कॉस्ट जो है रिलायबली मेजर होनी चाहिए साथियों, जब भी तो आप रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर कॉस्ट ही नहीं पता तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे लिखोगे? तो साथियों कोशिश कर रहा हूँ लॉजिक भी बता दूँ साथ साथ, ठीक है, और थोड़े से तड़के भी बता दूँ। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऊपर हम काफ़ी सारे तड़ातड़ न्यूमेरिकल करेंगे, वो है इनिशियल मेजरमेंट। सर हमेशा ध्यान रखना, इंडिया 16 में भी आपने पढ़ा था। मैं बार बार इंडिया 16 का रेफरेंस लूंगा क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया 38 ऑलमोस्ट इंडिया 16 से ही डिराइव हो रहा है। जो वहाँ प्रोविज़न है वही सेम प्रोविज़न यहाँ भी है। तो इनिशियली आप हमेशा इसे मेज़र करोगे कॉस्ट पे। तो सर ये जो इंटेंजिबल एसेट है कई तरीके से आपके पास आ सकता है। सर कैसे? परचेज करके, एक्सचेंज करके, गवर्नमेंट ग्रांट आपको इंटेंजिबल एसेट दे देती है। फॉर एग्जांपल आपको टोल लाइसेंस दे दिया कि आप
टोल फीस कलेक्ट कर लो, या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंडर आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट आ रहा है, या फिर आपने खुद से अपने आधुनिक शक्ति से कोई इंटेंजिबल एसेट बना लिया है, जो आपने कोविड के टाइम पे एक वैक्सीन बनाया था। ठीक है, तो साथियों अगर आपने परचेज करा है तो नोट 1-2 में आप जाओगे, और नोट 1-2 के आपसे क्या कहता है कि वही कहता है साथियों जो इंडिया 16 में आपने पढ़ा है। अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता, क्योंकि ये अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, ये परचेज से रिलेटेड नहीं है, ये आप टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हो इसलिए आपको मिल रहा है, इसलिए कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट होगा, ये ध्यान रखना। फिर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ये ऐड होंगे। फिर ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, अब परचेज करते वक्त जो भी डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज एक्सपेंस हैं वो यहाँ पे ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, प्रोफेशनल फीस, ये साथियों इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट, सर एम्प्लॉय कॉस्ट क्यों बन रहा है यहाँ पे, इस कॉस्ट को लेके सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोफेशनल ना हायर करके एक अपनी कंपनी का एम्प्लॉय जो कहीं काम कर रहा था, आपने कहा भाई तू यहाँ काम छोड़, अब तू यहाँ कर, यहाँ हम देख लेंगे। तो जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो स्पेसिफिकली आपके इंटेंजिबल एसेट के लिए लगा हुआ है, वो उसकी सुपरविजन में ये इंटेंजिबल एसेट परचेज किया जाएगा, वो सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये आपके इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा जो आप सैलरी दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉय किस काम में लगा हुआ है, उस इंटेंजिबल एसेट को प्रोक्योर करने में, खरीदने में। जैसे आपके पापा बोलते हैं ना, बेटा अब तू इस काम में लग जा, अब तू यही काम करेगा, कुछ ऐसे ही कंपनी का एम्प्लॉय को बोला जाता है अब तू इंटेंजिबल एसेट के परचेज के काम को देखेगा। अब आपको क्या क्या इंक्लूड नहीं करना साथियों, कभी कभार आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट करते हो, ठीक है, एडमिन एक्सपेंस आपके हो रहे हैं। एडमिन एक्सपेंस यानी आप सैलरी दे रहे हो अपने ऑफिस स्टाफ को, तो साथियों वो क्यों आएगा। फिर जनरल ओवरहेड नहीं आता। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, सर ऑपरेटिंग लॉस तो कभी आता ही नहीं है। ऑपरेटिंग लॉस यानी बिजनेस चलाने की वजह से लॉस आ रहा है, उसे आप इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट क्यों बनाओगे। यानी वो एक्सपेंस जिनका रिलेशन जो है इंटेंजिबल एसेट के परचेज से नहीं है, वो कॉस्ट जो है नहीं आती। ठीक है, 100 बात की एक बात। उसके बाद आता है डिफर कंसिडरेशन। डिफर कंसिडरेशन मीन्स यानी आज की डेट में एसेट आपको डे 1 पे आज ही पैसे दिए, आज ही एसेट ले ली, आपको पड़ी 1 लाख की, लेकिन अगर आप इसे 2 साल में पेमेंट करते हो तो ये पड़ती है आपको 1.5 लाख की। तो इंडियाज 38 आपसे ये बोलता है कि आप इसे 1 लाख पे ही रिकॉर्ड करोगे, और जो 50,000 जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, ये आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पेमेंट कभी भी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा सर, हाँ जी। तो कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट विल बी कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट, है ना। कैश प्राइस यानी डे 1 में जो उसकी कॉस्ट बनती है, उसी कॉस्ट पे आप इसे रिकॉग्नाइज करोगे। डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एट रिकॉग्निशन डेट एंड टोटल पेमेंट, ठीक है, कैश प्राइस आपका 1 लाख है और टोटल पेमेंट 1.5 लाख है, इज रिकॉग्नाइज एज इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द क्रेडिट पीरियड। ठीक है, उसे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे। थोड़ा सा इन्होंने इंडेक्स 23 का तड़का बता दिया, ये हम इंडेक्स 23 में समझेंगे। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना आप समझ लो, फेथ के साथ, भरोसे के साथ कि हाँ भाई ये हम पढ़ेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो जेन्युइनली आपको इंडेक्स 38 में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके सर, कमांड एक्सेप्टेड सर। अब सब साथियों हम सीधा आएंगे क्यूए में। मैंने आपको बताया था मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। यस सर। तो साथियों मैंने जो क्वेश्चन बैंक है उसे इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि मेजरमेंट के सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह डाल दिए हैं, तो टोटल यहाँ 11 क्वेश्चन है। तो मेजरमेंट से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1.1, तो ये आपसे कह रहा है कि जुपिटर लिमिटेड है, ठीक है, इसने न्यू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो है वो एक्वायर करी है। तो इसने कोई टेक्नोलॉजी एक्वायर करी है, तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है। अब इस
को एक्वायर करने में जो इसके खर्चे हुए हैं आपको ये बताना है कि इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे या नहीं पड़ेंगे। तो देखो कोस्ट कोस्ट नहीं साथियों, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ न्यू सोलर टेक्नोलॉजी ये आएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर स्टाफ इन न्यू टेक्नोलॉजी। तो साथियों ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता। टेस्टिंग फीस होता है साथियों, असेट को रेडी टू यूज करने तक आप टेस्टिंग करोगे उसकी, ठीक है, ऐसा तो है नहीं बिना टेस्टिंग के ही यूज कर लोगे। तो रेडी टू यूज करने तक जो भी खर्चे हो रहे हैं वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो इनिशियल टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आएगा। फिर लॉसेज इनकर्ड वाइल अदर पार्ट ऑफ प्लांट शट डाउन ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, ये साथियों नहीं आएगा। अब टेस्टिंग के टाइम पे आपने बाकी प्लांट शट डाउन कर रखे हैं तो एक तरीके से आपका ऑपरेशनल लॉस है, तो ऑपरेशनल लॉस नहीं आता। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सॉल्यूशन था। ठीक है, हमने यहीं पे कवर अप कर लिया ऐसे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। हर क्वेश्चन के आगे मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा देता हूँ जो एग्जाम से पहले आपको देख के मस्ट जाने हैं। तो साथियों यहाँ पे विनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसने एक सॉफ्टवेयर एक्वायर करा है। ठीक है, कितने का एक्वायर करा है सर? 10 लाख का। अब इसमें कह रहा है जो अमाउंट आपको पे करना है वो 6 लाख तो इमिडिएटली पे करना है और 4 लाख इन 1 ईयर टाइम पे करना है। ठीक है, देखो काफ़ी सारे बच्चे यही मिस्टेक कर देंगे। ये साथियों डिफर कंसिडरेशन वाला पॉइंट है जो अभी अभी आपको बताया था मैंने। डे वन पे जो आप पेमेंट कर रहे हो वही इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो डे वन में आप कितना पे कर रहे हो? 6 लाख, तो यही आपके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और ये 4 लाख जो 1 ईयर टाइम में आप कर रहे हो ये अज्यूम हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट है। अब इसका ट्रीटमेंट एक और तरीके से वो बता देता हूँ। ये जो 4 लाख आप एक साल में पे कर रहे हो ना, इसका हम साथियों पीवी निकालेंगे। पीवी कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखी है यहाँ पे 10%। तो जो 4 लाख आप एक साल बाद पे कर रहे हो ना, इसका पीवी निकालोगे। तो यहाँ देखो, डेफर्ड कंसिडरेशन 4 लाख डिवाइड बाई 1.1, तो ये इसका पीवी आ गया। तो साथियों आपको आज के डेट का कैश प्राइस पता लग गया। इस प्राइस पे, इस प्राइस को आप इंक्लूड करोगे इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट पे। फिर आपने टैक्स पे करा है, ये आएगा, ये आएगा। फिर आपने कुछ रिकवरेबल टैक्स भी पे करा है, ये नहीं आएगा। लीगल फीस भी आएगी, कंसल्टेशन फीस भी आएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। जो रिफंडेबल टैक्स है वो इग्नोर हो गया, बाकी सब आ गया है, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई है। सिंपल। तो साथियों क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस आपका कंसेप्ट और उसका एप्लीकेशन दोनों मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल सर, दोनों ही हमारे मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5 पे आ जाओ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक्स लिमिटेड एक्वायर वाई लिमिटेड। ठीक है, तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का तड़का आ गया यहाँ पे। अब इन्होंने पीसी दिया है 50 लाख, और जो इंटेंजिबल एसेट इन्होंने एक्वायर करी है इसकी फेयर वैल्यू है 45 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी ने एस्टिमेट करा है फेयर वैल्यू ऑफ इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट एट ₹10 लाख। नो अदर इंटेंजिबल एसेट इज एक्वायर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब साथियों ये बहुत ही अच्छा सम है। आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको पता होगा कि जब आप कोई इंटेंजिबल एसेट डेवलप करते हो, फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है इसका कोविड वैक्सीन के टाइम पे आपकी रिसर्च चल रही थी पहले कि भाई वैक्सीन को कैसे बनाया जाए। आप उसमें काफ़ी सारे जो है ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहे थे कि कैसे वो वैक्सीन अफेक्टिव हो। तो एक पीरियड ऐसा आता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, आपको लगता है कि भाई हमने वो फार्मूला बना लिया है जो अफेक्टिव होगा। तो ये होता है आपका, यहाँ से डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है और फिर चलता है आपका डेवलपमेंट फेज। तो रिसर्च के टाइम पे श्योर नहीं होता कि आपकी वैक्सीन बनेगी ही बनेगी, फ्लॉप भी हो सकती है, इसलिए ये सारे खर्चे आपके जाते हैं पीएल में।
और जैसे ही आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है, हमें लगता है भाई हाँ आपका प्रोडक्ट फिजिबल है, तो जहाँ आपको ये पता लगता है उसके बाद जो डेवलपमेंट के खर्चे होते हैं वो आपके कैपिटलाइज होते हैं और इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। अब साथियों, आप जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हो उनका कोई रिसर्च एक्सपेंडिचर है, तो उन्होंने तो ये खर्चा पीएल में डाला होगा, ठीक है। और कितना खर्चा पीएल में डाला है, क्वेश्चन में दिया हुआ 10 लाख। लेकिन इस कंपनी को अगर कोई एक्वायर कर रहा है तो बोला जाता है ये रिसर्च फेज के जितने भी खर्चे हैं ना, ये एक्वायरर कंपनी इसको कैपिटलाइज कर लेगी। तो एक्वायर कंपनी है वो इस 10 लाख को कैपिटलाइज कर लेगी, जो भी एक्वायरी कंपनी के रिसर्च फेज के खर्चे हैं। अच्छा सर, हाँ जी, यही इसमें कमाल का ट्विस्ट है। अब जो जब इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च चल रही है तो ये जो एक्वायरर कंपनी है ये फर्दर इस पे खर्चा करेगी। तो अब इस पे जो भी खर्चा करेगी रिसर्च फेज में वो तो जाएगा पीएल में। अब ये एक्वायरर कंपनी जो भी खर्चा कर रही है रिसर्च फेज में वो तो जाएगा पीएल में, ठीक है। और उसके बाद जो डेवलपमेंट फेज आएगा, डेवलपमेंट फेज का खर्चा यहाँ इसमें ऐड हो जाएगा। तो साथियों, यही ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखो ध्यान से। ये जो 10 लाख का खर्चा एक्वायरी कंपनी ने करा है रिसर्च फेज में, ये तो कैपिटलाइज हो जाएगा। फिर जो एक्वायरर कंपनी है इसने 5 लाख रुपए और खर्च करे हैं इसी प्रोजेक्ट पे, रिसर्च एक्सपेंस, ये तो जाएंगे पीएल पे। फिर 2 लाख का इन्होंने खर्चा करा है टू इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। 2 लाख का खर्चा करा है इन्होंने टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी की, भाई हाँ ये प्रोडक्ट हमारा वायबल है, ये भी रिसर्च फेज का खर्चा, ये भी जाएगा पीएल में। अब हमें ये पता लग गया कि हमारी जो रिसर्च है वो फिजिबल है, वायबल है, और अब हम प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, अब हमारी वैक्सीन सक्सेसफुल है। तो 7 लाख यहाँ पे लिया हुआ है कि फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट है आफ्टर टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। तो साथियों ये खर्चा आपका यहाँ जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। तो कितना खर्चा कैपिटलाइज हो रहा है एक्वायरर का, देखो 10 लाख यहाँ हो रहा है और 7 लाख यहाँ हो रहा है, तो टोटल 17 लाख हो रहा है। और एक्वायरर जो है 7 लाख को रिकॉग्नाइज करेगा कहाँ, पीएल में। तो यही आप सॉल्यूशन में देखोगे कि 17 लाख इसने, 10 लाख जो एक्वायरी का रिसर्च एक्सपेंस है और 7 लाख का जो अपना डेवलपमेंट खर्चा है वो चले जाएगा इसका कैपिटलाइज। और जो 7 लाख की रिसर्च कॉस्ट है वो चली जाएगी पीएल में। तो ये बहुत ही अच्छा सम है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.6, जो कि कंसेप्ट नंबर 4 पे। तो कंसेप्ट नंबर 4 क्या कहता है यहाँ देखो। तो साथ ही इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे जो इस कॉन्सेप्ट में यूज़ होंगे, ठीक है। एक्चुअली कंसेप्ट और क्वेश्चन एक साथ पढ़ने से क्या होता है कि कंसेप्ट थोड़ा ग्रिप में आ जाता है। केवल कंसेप्ट कंसेप्ट बता दूँ तो वो ग्रिप कमांड नहीं आती। बिल्कुल सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो हमारे पास जो है 2.1 में नोट 4, ये देखो, इंटेंजिबल असेट एक्वायर एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो आपने इंड AS 103 में पढ़ा था कि जब भी एक्वायरी को हम एक्वायर करते हैं तो उसके इंटेंजिबल असेट भी हमारे हो जाते हैं। तो साथियों जितनी भी असेट है, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, सारी फेयर वैल्यू पे आती है जब हम आइडेंटिफाइबल नेट असेट निकालते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपसे यही कह रहा है कि जो इंटेंजिबल असेट है एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन इज फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो उस दिन उस इंटेंजिबल एसेट की जो फेयर वैल्यू होगी वो एक्वायरर के लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। फिर इसमें जो BCD पॉइंट है ना, जब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये 2.1 का नोट 4 था, ठीक है। और एक कंसेप्ट नंबर 4 है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, एक्सपेंडिचर इनकट बट नॉट इंटेंजिबल एसेट। तो ये इंड AS 38 स्पेसिफिकली बोलता है कि आप प्लेज लो। आप जैसे स्कूल में प्लेज करते थे आप वैसे ही प्लेज लो कि आज के बाद इन खर्चों को कभी भी मैं इंटेंजिबल एसेट नहीं दिखाऊंगा। तो ये कौन से खर्चे हैं, तो देखो साथियों, अगर आप रिसर्च फेज पे जो भी खर्चे कर रहे हो वो कभी भी इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि इस टाइम कंफर्म ही नहीं होता कि आपकी रिसर्च जो है सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, अभी अभी डिस्कस करा है।
तो इंडिया 38 ने भी स्ट्रिक्टली आपको मना कर दिया। फिर स्टार्टअप कॉस्ट, ये जितने भी स्टार्टअप बिजनेस है ना, ये कंफर्म ही नहीं होते ये कि भैया चल भी पाएंगे नहीं पाएंगे, तो इनके सारे खर्चे क्या होते हैं, पीएल में जाते हैं। फिर ट्रेनिंग एक्टिविटी में आप जो भी खर्चा करते हो वो भी सारे पीएल में जाते हैं। सर क्यों जाते हैं, लॉजिक भी बता देता हूँ। क्योंकि आप जो ट्रेनिंग करा रहे हो वर्कर को, आप पे वर्कर का कंट्रोल नहीं है। आपने उसको ट्रेनिंग दी और अगले दिन ही कहीं और भाग जाएगा, तो इसलिए ये खर्चे इंडिया 38 बोलता है कि इनको पीएल में डालो। आप केवल उन्हीं खर्चों को कैपिटलाइज कर सकते हो जो असेट डेवलप कर रहे हैं और जिससे आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आप कंफर्म डिराइव कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है। ये इंडिया 38 का मेन पर्पस है। फिर जो आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हो वो भी पीएल में डालो। सर क्यों, क्योंकि सर एडवर्टाइजमेंट में कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इंडिया 38 बोलता है इसे हमेशा कहाँ डालो, पीएल में। फिर जो खर्चे हो रहे हैं इन रिलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजेशन पार्ट ऑफ और ऑल ऑफ एन एंटिटी, तो रिलोकेट और रीऑर्गेनाइज भी आप करते हो एंटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया है इंडिया 16 में, वो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। तो ममता बनर्जी है, तो उन्होंने क्या करा था, टाटा का प्लांट जो है वेस्ट बंगाल से हटा दिया और वो फिर अनफॉर्चुनेटली लेके आना पड़ा गुजरात में है। तो यहाँ पे रिलोकेशन का जो खर्चा है ये भी आप कहाँ डालोगे, पीएल में डालोगे। क्योंकि इस रिलोकेशन की वजह से कोई एसेट तो डेवलप हो नहीं रही। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया। ये खर्चे साथियों आप ध्यान रख लेना, टोटल 5 खर्चे हैं, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होंगे। जहाँ भी दिख जाए सीधे क्या करना है आपको, सीधे पीएल में डालना है। उसके बाद एक कंसेप्ट और है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो, मैंने अभी अभी एक आपको क्वेश्चन कराया था इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका एक रिसर्च फेस होगा और एक डेवलपमेंट फेस होगा। ठीक है, तो अब कंसेप्ट भी बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने वहाँ करा ही दिया। तो रिसर्च फेस का खर्चा हमेशा कहाँ जाएगा, आपका पीएल में जाएगा। एग्जाम्पल मैंने कोविड वैक्सीन का लिया था, लेकिन जब आपका जो रिसर्च फेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, एक सक्सेसफुल फार्मूला बन जाएगा, तो आपका डेवलपमेंट फेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ सारे खर्चे आपके कहाँ जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे। तो साथियों इन कंसेप्ट को देखने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक फार्मेसी कंपनी है, ठीक है, उन्होंने एक लाइसेंस परचेज करा है 1 करोड़ रुपीज़ का। अब आपको ये बताना है क्या ये लाइसेंस जो है वो कैपिटलाइज होगा। तो साथियों इजीली कैपिटलाइज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इंटेंजिबल असेट जो है आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। तो जब आप कोई लाइसेंस परचेज कर रहे हो तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर परचेज कर रहे हो, तो ये आपका सेपरेट एक्सटर्नल परचेज है जो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल असेट है, तो आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कितने पे रिकॉग्नाइज करोगे, 1 करोड़ पे कर लोगे। सेकंड पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि आपने एक कंपनी एक्वायर करी है, ठीक है, और आपने यहाँ एक ब्रांड एक्वायर करी है जिसकी फेयर वैल्यू है 3 करोड़, और इसकी जो ब्रांड की लाइफ है वो है 15 ईयर्स। तो आपको मुझे ये बताना है कि क्या आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो साथियों ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि अगर ये ब्रांड सेल्फ जनरेटेड होता तो आप इसे इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप उस ब्रांड की जो है कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन आपने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करा है और वहाँ से एक ब्रांड भी आपको मिल गया, तो आप इसे एक्वायर कर पा रहे हो, तो ये कैच है यहाँ पे। फिर आपने 1 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे लगाया है साथियों, सीधे पीएल में डाल देना, अभी अभी प्लेज लिए आपने। फिर इसने एक ड्रग बनाने के लिए अब एक डेवलपमेंट स्टार्ट करा है और इसकी जो कॉस्ट है टोटल 10 करोड़ है। इसके जो क्लिनिकल ट्रायल है ये भी सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है, और अभी 31 मार्च 2001 तक जो इसका खर्चा है वो है 5 करोड़ रुपीज़। तो ये जो 5 करोड़ है, ये साथियों जो 5 करोड़ है आपका, ये सारा का सारा आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, ये ओपनिंग कॉस्ट है। फिर कह रहा है फर्दर 5 करोड़ खर्च हुए हैं, तो टोटल 10 करोड़ आपके क्या होंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे।
आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इन्होंने एक ड्रग बी डेवलप करा है और इस पे इन्होंने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं टिल 31 मार्च 2002, जिसकी टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। लेकिन हमें लग नहीं रहा कि ये जो है खर्चा जो है हमारा सक्सेसफुल रहेगा, जो ड्रग भी है वो हमारा सक्सेसफुली बन पाएगा। तो सारा खर्चा आप कहाँ डालोगे? PL में। उसके बाद आते हैं हम 1.7 में। तो साथियों अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, तो उसमें हमने इंटेंजिबल असेट को हम परचेज कर रहे हैं तो कैसे कैपिटलाइज करना है वो हमने कर लिया है, और सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट को कैसे डील करना है वो हमने देख लिया है। अब आ जाओ कि नॉन मॉनिटरी असेट को अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो नॉन मॉनिटरी असेट को एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब इंटेंजिबल असेट को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सन लिमिटेड जो है, इसके पास इसने एक सॉफ्टवेयर एक्वायर करा है। किससे एक्वायर करा है सर? अर्थ लिमिटेड से, इन एक्सचेंज ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिया है और बदले में अपना एक टेलीकॉम लाइसेंस दे दिया है। अच्छा जी। आपको ये देखना है साथियों इसमें सबसे पहले, करना क्या है इसमें। आपको जनरल एंट्री पास करनी है इन बुक ऑफ सन लिमिटेड एंड अर्थ लिमिटेड। ठीक है। ये जो टेलीकॉम लाइसेंस है, इसकी कैरिंग अमाउंट है 5 लाख इन बुक्स ऑफ सन लिमिटेड, और जो सॉफ्टवेयर है उसकी वैल्यू है 10,000 इन बुक्स ऑफ अर्थ लिमिटेड। ठीक है, तो दोनों असेट की आपको कैरिंग अमाउंट दे दी है। अब पहला पार्ट इसने दिया है कि फेयर वैल्यू आपको दे रखी है सॉफ्टवेयर की और टेलीकॉम लाइसेंस की। तो अगर मैं आपको इसका प्रोविज़न दिखा दूँ कंसेप्ट नोट्स पे, सीधा हम चलते हैं अपने बोर्ड नोट्स पे। ये देखो साथियों, यहाँ पे जो सन लिमिटेड है इसके पास क्या आ रहा है? इसके पास आ रहा है एक सॉफ्टवेयर एक्वायर कर रहा है। तो हमेशा आप जब कोई चीज़ एक्वायर करते हो, देखो लॉजिक बता रहा हूँ, जब कोई चीज़ एक्वायर करते हो तो उसके बदले जो आप पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट ही आपकी कॉस्ट का पार्ट बनती है। अभी अभी आपने देखा। तो साथियों यहाँ जो आप पेमेंट कर रहे हो ना, वो कैश में नहीं कर रहे हो, वो नॉन मॉनिटरी एसेट में कर रहे हो। तो उसकी जो फेयर वैल्यू होगी ना, उस फेयर वैल्यू पे आप इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करोगे। तो जो आपकी आउटगोइंग असेट है उसकी जो फेयर वैल्यू है, इस फेयर वैल्यू पे इनकमिंग असेट रिकॉर्ड होगा। तो जो सॉफ्टवेयर है वो आपका 5 लाख पे रिकॉर्ड होगा। 5 लाख पे आपका हमने रिकॉर्ड कर लिया। और जो आपका असेट जा रहा है यहाँ पे टेलीकॉम लाइसेंस जा रहा है, तो ये तो हमेशा कोई भी केस हो कैरिंग अमाउंट पे डी रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, और ये सारी एसेट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि जितने भी एसेट डी रिकॉग्नाइज होते हैं वो कैरिंग अमाउंट पे होते हैं। तो टेलीकॉम लाइसेंस का कैरिंग अमाउंट कितना है? 5 लाख। तो साथियों यहाँ तो कोई प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन आ नहीं रही। लेकिन कभी कभार हमारे पास फेयर वैल्यू होती नहीं है, जो असेट हमारी जा रही है उसकी फेयर वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हम ले रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू अगर हमारे पास है तो सेकंड प्रेफरेंस इसको दिया जाएगा। जो सॉफ्टवेयर हम एक्वायर कर रहे हैं उसकी जो फेयर वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे आप सॉफ्टवेयर को रिकॉग्नाइज कर लो। तो ये आपको साथियों कितनी दे रखी है, अभी देख लेते हैं। ये आपको दे रखी है 4.9। तो यहाँ पे साथियों जो सॉफ्टवेयर है उसकी फेयर वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है सर? 4.9 लाख। तो हम सॉफ्टवेयर को रिकॉग्नाइज कर लेंगे 4.9 लाख पे। ठीक है, लेकिन हम डी रिकॉग्नाइज टेलीकॉम लाइसेंस को किस पे करेंगे? 5 पे। तो यहाँ बैलेंस क्या आ जाएगा? 10,000 का लॉस आ जाएगा। तो यहाँ लिखा भी हुआ है फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है? फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। अब जो आप असेट दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू क्या है? सेकंड प्रेफरेंस जो आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ असेट आ रही है उसको दो। अगर ये दोनों ही नहीं है तो जो असेट आप गिव अप कर रहे हो उसकी तो कैरिंग अमाउंट है ही आपके पास, उस वैल्यू पे आप इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड कर लो। तो जो थर्ड वाला केस है उसमें फेयर वैल्यू है नहीं, ना तो इनकमिंग एसेट की ना ही आउटगोइंग एसेट की, तो आप 5 लाख कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लो। सिंपल सर, बहुत सिंपल। यही सेम ट्रीटमेंट आप यहाँ कर लोगे तो ये भी आपका आराम से
अब ये देखने में तो बहुत आसान है साथियों, लेकिन जब आप करोगे इसमें मिस्टेक्स होंगी, तो इसे आप पहले प्रैक्टिस कर लेना फिर करना। उसके बाद आपका जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 1.9 में आ जाओ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1.9 में आप कोई न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस बना रहे हो 2001 से 2002 के बीच में। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर यानी 9 महीने का खर्चा है 2700 और 3 महीने का खर्चा है 900। टोटल खर्चा आपको दे दिया। अब यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑन 1 जनवरी 2002। तो इस दिन डेवलपमेंट फेज का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इसने मीट कर लिया। अब इसका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 1000 दे दिया। तो साथियों यहाँ पे इंडेस 36 का भी तड़का लग गया। जहाँ भी आपको रिकवरेबल अमाउंट दिख जाए मतलब इंडेस 36 का तड़का लग गया। साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसका एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन के साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अच्छी ग्रिप बन जाए। ऐसा भी कर सकता हूँ कि पहले सारे कंसेप्ट करा दिए फिर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी गैपिंग रह जाती है। अब इसके साथ लास्ट में मैं पूरा समराइज करा दूंगा आपको, तो क्विकली आपके दिमाग में सारी चीज़ बैठ जाएगी। यहाँ देखो साथियों, यहाँ पे आप कह रहे हो कि डेवलपमेंट फेज जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तो आप कैपिटलाइज कर दोगे, लेकिन डेवलपमेंट फेज को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया है। तो इंडिया 38 ये बोलता है कि इंटेंजिबल एसेट फ्रॉम डेवलपमेंट फेज शुड बी रिकॉग्नाइज इफ एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग 6 कंडीशन। तो साथियों ये 6 कंडीशन आप डेमोन्स्ट्रेट कर दो, दिखा दो, हम मान लेंगे आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया है। तो साथियों मैंने जो ट्रिक बनाई है इसमें पहले 2 पॉइंट जो हैं वो रिकॉग्निशन के। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या बोलता है कि साथियों फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और जो कॉस्ट आप कर रहे हो वो रिलायबली मेजर होनी चाहिए। तो पहले 2 पॉइंट तो आपके रिकॉग्निशन के हो गए हैं। अगर ये 2 पॉइंट आपके मीट कर रहे हैं, इसके साथ साथ 4 पॉइंट और मीट करने हैं। ये 4 पॉइंट कौन से हैं साथियों, देखो ये 4 पॉइंट हमने लिए हैं एफ आर क्लियर करने के नुस्खे। एफ आर क्लियर करने के नुस्खे क्या हैं साथियों, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। केवल रजिस्ट्रेशन कराना काफ़ी नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो सारे करा लेते हैं। फिर आपको मन भी बनाना पड़ेगा कि भैया आपको कंप्लीट करना है सिलेबस, तो कंप्लीट द इंटेंजिबल असेट। फिर आपको क्लास भी लेनी है, ठीक है, तो आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए कि आपका जो इंटेंजिबल एसेट है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम रजिस्ट्रेशन में क्या है, एबिलिटी टू यूज़ और सेल द इंटेंजिबल एसेट। साथियों आप जब भी आप यूज़ कर पाओगे जब आपने एग्जाम में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। इस तरीके से आपको ये मगअप नहीं करना। आपसे ये कोई 6 पॉइंट एग्जाम में लिखने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बस पता होने चाहिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू में आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये अप्रोच है इसे याद रखने की, ठीक है, कि एग्ज़ाम में आ जाएं तो आप वहाँ पे रेफ़र करके इसे लिख पाओ। अब आते हैं साथियों इस क्वेश्चन में। तो ये जो कह रहा है असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो है मेट हुआ है 1 जनवरी को, तो वो जो 6 पॉइंट है वो 6 कंडीशन इन्होंने शो कर दी है। अब साथियों आपका जो ईयर था 2001 से 2002 का वो खत्म हो गया। अब बात हो रही है 2002 से 2003 की। अब डेवलपमेंट फेज पे और खर्चा हुआ 6000 रुपये का, और 31 मार्च 2003 यानी फाइनली 2 साल बाद जो है एसेट यूज़ में आ गई है, और इसकी यूजफुल लाइफ है वो 6 साल है। ये आपसे कैरिंग अमाउंट पूछ रहा है 31 मार्च 2002 और 31 मार्च 2003, और आप पीएल में कितना चार्ज करोगे 2001 से 2004 तक। 31 मार्च 2004 को इसका रिकवरेबल अमाउंट दे दिया आपको 5000। आपसे कैरिंग अमाउंट पूछ रहा है कितना है 31 मार्च 2004 का। अभी साथियों इतना सारा इसमें रायता बना रखा है, तो मैंने क्या करा है इसको सिंप्लीफाई एक टेबल फॉर्म में दे दिया, एक टाइमलाइन फॉर्म में। तो टाइमलाइन फॉर्म देख लेते हैं। देखो सबसे पहले 2001 से 2002 के बीच में जो 9 महीने का खर्चा था इनका,
वो था 2700, ये था 2700। और आपका जो डेवलपमेंट फेज उस स्टार्ट हुआ है उसका 900 रुपये का खर्चा है। तो साथियों ध्यान से देखो, ये जो डेवलपमेंट फेज का खर्चा है ना आपका 900, ये तो कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है। और ये 2700 का जो खर्चा है ये आपका चला जाएगा पीएल में। ये बात होगी 2001 से 2002 की। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है 2002 से 2003। तो यहाँ पे आपका 6,000 रुपये का खर्चा हुआ है। यहाँ पे आपका 6,000 का खर्चा हुआ है साथियों। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, 900 का खर्चा पहले आपने कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है। 6,000 का खर्चा आपने और करा डेवलपमेंट में, वो भी कैपिटलाइज कर दिया। तो 31 मार्च 2003 को आपका टोटल 6,900 अमाउंट कैपिटलाइज हो गया। अब ये कह रहा है 31 मार्च 2003 में आपकी असेट जो है वो रेडी टू फॉर यूज़ हो गई है, यानी अब आप इंजेक्शन लगा लो पब्लिकली, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों जैसे ही आपकी असेट रेडी फॉर यूज़ होती है उसके बाद आप अमोर्टाइज करना चालू करते हो। तो ये 6,900 को 6 साल में आप अमोर्टाइज करोगे। तो जो अमोर्टाइज अमाउंट है वो है 1150। तो 6,900 कैरिंग अमाउंट है। एक साल में इसका अमोर्टाइज आपने कर दिया तो 6,900 माइनस 1150 ये कितना हो गया, 5750। ये इसका कैरिंग अमाउंट है। लेकिन यहाँ इंडेस 36 का भी तड़का आ गया। इंडेस 36 ये बोल रहा है कि इस एसेट की जो औकात है ना वो 5,000 से ज़्यादा नहीं है, इसने रिकवरेबल अमाउंट दे दी। तो हमने देखा है कि अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम हो, रिकवरेबल अमाउंट अगर कैरिंग अमाउंट से कम हो तो हम रिकवरेबल अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी डिक्रीज आ रहा है वो हमारा कहाँ जाएगा, पीएल में। तो साथियों मोटा मोटा यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। अब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है। 750 इसका वो आ गया पीएल, और 5,000 इसका वैल्यू आ गई है जो इसकी रिकवरेबल अमाउंट थी। जिसको इंडेक्स 36 थोड़ा बहुत आता है ना, स्टार्टिंग का लेक्चर भी वो आप आराम से कर लेंगे, ऐसा नहीं है पूरा लेक्चर आना चाहिए। तो साथियों मेजरमेंट पे हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। तो सारे रेडी हैं? यस सर। तो साथियों अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1.11 को, जो एक्स लिमिटेड है। दोनों स्क्रीन सॉल्यूशन की भी और क्वेश्चन की एक साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है। 1 अप्रैल 2001 को 3 लाख रुपए का इन्होंने क्या करा है, एक पेटेंट खरीदा है जिसकी लीगल लाइफ है 15 ईयर। लेकिन मैनेजमेंट ने एस्टिमेट करा है कि हम इसे 5 साल ही यूज़ कर पाएंगे। तो साथियों यही यहाँ पे कैच है, भले ही उसकी लीगल लाइफ कितनी ही हो, अगर आपको लगता है आप उसे 5 साल ही यूज़ कर पाओगे तो अब उसकी लाइफ 5 साल ही होगी, यानी 5 साल में आप उसे अमोर्टाइज करोगे। ठीक है। तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है अमोर्टाइजेशन का। इसकी जो मार्केट वैल्यू है ये है 1,50,000, और इन्होंने डिसाइड करा है इसको ओवर 2 ईयर हम अमोर्टाइज कर लेंगे। तो देखो साथियों, सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, एक पेटेंट खरीदा 3 लाख का। ठीक है। उसे एक साल इन्होंने अमोर्टाइज कर लिया, 3 लाख डिवाइड बाई 5 ईयर, ये आ गया 2.4 लाख। 1 अप्रैल 2002 को इन्होंने देखा जो इसका मार्केट वैल्यू है वो है 1.5 लाख। ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल ये यूज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने देखा इसकी 1.5 लाख क्या है, फेयर वैल्यू। तो साथियों यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस कितना हुआ है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे रिवैल्यूएशन लॉस हो गया 2.4 माइनस 1.5, 90,000 का रिवैल्यूएशन लॉस आप डाल दोगे पीएल में। और यहाँ इन्होंने रिवाइज इसकी लाइफ भी एस्टिमेट कर दी, कि लाइफ को भी रिवाइज कर दिया 2 ईयर्स। तो 1.5 लाख डिवाइड बाई 2 ईयर 75,000 अब अमोर्टाइज कर दोगे तो एक साल बाद इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, 75,000। ध्यान से देखो, अब इसकी फेयर कैरिंग अमाउंट 75,000 हो गई। फिर इस दिन इन्होंने फेयर वैल्यू चेक करी, वो आ रही है 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे साथियों रिवैल्यूएशन गेन आ गया है, 75,000 से 3 लाख, यानी 2.25 का रिवैल्यूएशन गेन आ गया है। अब इस रिवैल्यूएशन गेन में आपने पहले पढ़ रखा है कि अगर आपको पहले रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है
और फिर रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? रिवैल्यूएशन गेन में जो पहले रिवैल्यूएशन लॉस है, तो रिवैल्यूएशन गेन में से 90,000 तो चले जाएगा आपका पीएल में। ये जो रिवैल्यूएशन गेन है इसमें से 90,000 जाएगा पीएल में, क्योंकि पहले पीएल में आपने लॉस रिकॉग्नाइज किया था। और जो बैलेंस अमाउंट है वो ओसीआई एनआर में चले जाएगा। और अब इसकी रिमेनिंग लाइफ है 4 ईयर है। तो साथियों 3 लाख डिवाइड बाय 4 ईयर करोगे तो ये आएगा 75,000। तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक तो लाइफ चेंज हो रही है बार बार, ठीक है। पहले इसकी लाइफ इन्होंने यहाँ चेंज कर ली, इन्होंने कहा हम 5 साल यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा हम इसकी लाइफ रिवाइज कर रहे हैं 2 साल, फिर इन्होंने कहा हम इसकी लाइफ रिवाइज कर रहे हैं 4 ईयर। तो एक तो उस हिसाब से अमोर्टाइज होगा, ये खेल है इस क्वेश्चन में। दूसरा जो रिवैल्यूएशन लॉस और रिवैल्यूएशन गेन का एडजस्टमेंट है वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, आराम से हो जाएगा। बहुत सिंप्लीफाई वे में मैंने यहाँ लिखवा रखा है। तो साथियों जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो हमारे हो गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 2.1 पे। रेडी हो? यस सर। तो यहाँ पे साथियों प्लूटो लिमिटेड है, ठीक है। इन भाई साहब ने एक न्यू रिटेल स्टोर खोला है। न्यू रिटेल स्टोर खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा अब करना है तो कुछ बड़ा ही करना है। तो इन्होंने कुछ टीवी एडवर्टाइजमेंट में कुछ खर्चा करा है। तो 8 लाख रुपए इन्होंने खर्च करे बिफोर 31 मार्च 2001, जिसमें से कि जो 7 लाख है वो 31 मार्च 2001 से पहले तक का खर्चा है। 8 लाख तो इन्होंने पे कर दिया है, लेकिन 7 लाख जो है वो 2001 फाइनेंशियल ईयर तक का है। तो साथियों अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि जो जिस साल का खर्चा है उसी साल दिखाओ। तो 8 लाख में से 7 लाख तो आप दिखा दोगे 2001, फाइनेंशियल ईयर 2000 से 2001 तक का दिखा दोगे, और जो 1 लाख है वो नेक्स्ट ईयर में दिखा दोगे। फिर ये कह रहा है 4 लाख इन्होंने फर्दर खर्च करें अगले साल। तो 1 लाख तो जो पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और 4 लाख जो और खर्च करें हैं, तो 5 लाख वहाँ दिखा दोगे। तो साथियों यही करना है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आराम से कर लोगे, ठीक है। मैं इवन इसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी से भी हटा देता हूँ, नहीं है इंपॉर्टेंट। फिर हम आते हैं साथियों 2.2 पे। तो 2.2 आपसे क्या कह रहा है कि आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हो और आपने कुछ खर्चे करे हैं साथियों। साथियों ये एग्जांपल है, इसमें आप पेटीएम का रेफरेंस लिख लो, पेटीएम ने भी ऐसे ही करा था। कि वो एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे थे और उसमें उन्होंने क्या करा था, 2 लाख रुपए सैलरी दी थी अपने प्रोग्राम डिज़ाइनर को। 5 लाख इन्होंने प्रोग्राम डिज़ाइन को खर्च करने में इनके और लगे हैं। फिर 2 लाख इनके लगे हैं कोडिंग में और इस्टेब्लिशिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी। फिर 7 लाख इनके टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद और खर्च हुए हैं, और 2 लाख इनके टेस्टिंग कॉस्ट में हुए हैं। आपको ये बताना है इन खर्चों में से कौन सा खर्चा कैपिटलाइज होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब साथियों यहाँ ध्यान से देखो, जो भी टेक्निकल फिजिबिलिटी टेस्ट करने तक के आपके जो खर्चे हुए हैं ना, ये तो आपके सारे जाएंगे पीएल में। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी यहाँ पे स्टेब्लिश हो गई है, हाँ भाई हमारा ऐप जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जो डीई है ना आपका, देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है दैट 7 लाख फॉर अदर डायरेक्ट कॉस्ट आफ्टर स्टेब्लिशिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो जैसे ही आपके प्रोडक्ट की टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद आप जो भी खर्चे करते हो वो आपके कैपिटलाइज हो जाएंगे। तो डीई आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। एफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि साथियों आपने कोई कॉन्फ्रेंस करी है और कॉन्फ्रेंस पे 70,000 खर्च करें, तो साथियों ये कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी आप मीटिंग वगैरह करते हो, ये खर्चे कैपिटलाइज नहीं होंगे। जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे कर रहे हो, एप्लीकेशन पे कर रहे हो, कोई कोड वगैरह बना रहे हो, कोई टेस्टिंग कर रहे हो, वही खर्चे कैपिटलाइज होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ट्राई कर लेना इसे। इसके बाद आते हैं साथियों 3.2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये साथियों मुझे लग रहा है आपके इस बार पेपर में दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसमें कंसेप्ट लग रहा है यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। तो दोनों कंसेप्ट को पहले हम देखेंगे अपने कंसेप्ट बुक से, फिर हम डिस्कस करेंगे।
साथियों टेंशन मतलब सारे कंसेप्ट लास्ट में एक बार मैं पूरा समराइज करा दूंगा, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ हमारा कहाँ है? तो साथियों यहाँ पे आप आ जाओ फटाफट से। देखो साथियों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अमोर्टाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। ये सिंपल होता है डेप्रिसिएशन के, ये सिमिलर होता है आपके डेप्रिसिएशन के जो आप इंडिया 16 में पढ़ते हो। सर डेप्रिसिएशन में क्या होता है, जो असेट की वैल्यू है वो ड्यूरिंग असेट लाइफ आप उसकी वैल्यू कम करते रहते हो। डेप्रिसिएशन जो टर्म है वो यूज़ होता है टेंजिबल असेट के लिए, और अमोर्टाइजेशन यूज़ होता है इंटेंजिबल असेट के लिए। कमेंट करके बताओ जिसको ये बात पता थी, ठीक है। नहीं तो सारे ये समझते थे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक ही जगह यूज़ होता है, नहीं साथियों। अब अमोर्टाइजेशन के जो मेथड है वो मेथड वही है जो डेप्रिसिएशन के हैं, SLM, WDV और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3.1 है, वो कर लेना क्वेश्चन बैंक में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं करा रहा। फिर अगर कोई रेवेन्यू के बेस पे अमोर्टाइजेशन हो रहा है तो वो इंडिया डिसअलाउ करता है, लेकिन कुछ केसेस में वो डिसअलाउ करता है, वो एक ही केस है। सर कौन सा केस है, अभी बता देता हूँ। इस कंसेप्ट को यहाँ बता ही देता हूँ साथियों आपको। यहाँ देखो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेवेन्यू के बेस पे अमोर्टाइजेशन कैसे होगा। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखवा रखा है, इसे देख लो आप। देखो गवर्नमेंट का आपने वो बना दिया, टोल बना दिया, ठीक है। और गवर्नमेंट से पैसे लेने की बात आई तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको एक टोल लाइसेंस दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी फेयर वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज़। तो ये टोल लाइसेंस आपको परमिशन दे रहा है कि आप टोल कलेक्ट कर सकते हो पब्लिक से 10 करोड़ का, यानी गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, हमें पब्लिक से ही टोल कलेक्शन करके जो हमारी रेवेन्यू है वो जनरेट करना है। तो साथियों अब ये जो टोल लाइसेंस 1 करोड़ का, ये कैसे अमोर्टाइज होगा? अब देखो यहाँ पे जो टोल हमें कलेक्ट करना है इसकी कोई लाइफ नहीं है। ये साथियों हमारा 1 साल में भी कवर अप हो सकता है, ये 50 साल में भी कवर हो सकता है। तो ये जो 1 करोड़ का टोल लाइसेंस है ये अमोर्टाइज होगा ऑन बेसिस ऑफ टोल कलेक्शन। तो फॉर एग्जांपल ईयर 1 में हमारा 2 करोड़ का टोल कनेक्शन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखो 1 करोड़ हमारा जो टोल लाइसेंस है इंटू 2 करोड़ जो रिसीप्ट है डिवाइडेड बाय टोटल जो हम टोल कलेक्ट कर सकते हैं, तो इस बेस पे 20 लाख जो है अमोर्टाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑन बेसिस ऑफ रेवेन्यू रिसीव हम टोल लाइसेंस को अमोर्टाइज करेंगे। तो साथियों ये एक क्लासिकल एग्जांपल है इसको समझने के लिए। क्या बात है सर, ये क्लासिकल एग्जांपल तो बहुत ही बढ़िया है। फिर अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कब होता है सर, जब असेट अवेलेबल फॉर यूज़ होता है। जैसे ही आपका असेट आपके लिए अवेलेबल फॉर यूज़ है आप उसे अमोर्टाइज करना चालू कर दो। यहाँ पे एग्जाम में ये भी आता है पुट टू यूज़। सर पुट टू यूज़ से हमें मतलब नहीं है, जैसे ही असेट हमारा रेडी फॉर यूज़ होगा आप तुरंत अमोर्टाइज स्टार्ट कर दोगे। फिर अमोर्टाइजेशन सीज कब होगा सर, जब आपका इंटेंजिबल एसेट डी रिकॉग्नाइज होगा, या फिर जब उसे आप 105 में क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल कर दोगे। उसके बाद सर जो अमोर्टाइजेबल अमाउंट है वो क्या होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। जैसे कुछ बच्चों ने कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू भी पढ़ा होगा, तो रेजिडुअल वैल्यू को आप स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हो। तो सर ये रेजिडुअल वैल्यू पे अभी हमें एक नोट पढ़ना है और यूजफुल लाइफ पे नोट पढ़ना है। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ साथियों, बोनस टिप। वो बोनस टिप ये है साथियों कि जो गुडविल होता है उसकी कोई लाइफ नहीं होती, तो गुडविल कभी भी अमोर्टाइज नहीं होती। और टेंजिबल असेट में इंडिया 16 में आपका लैंड जो है वो उसकी भी कोई लाइफ नहीं होती, वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। तो इन दो पॉइंट पे इंस्टीट्यूट हमेशा खेलता है आपके साथ, ठीक है। वहाँ गुडविल बच्चे अमोर्टाइज करके आ जाते हैं या फिर लैंड वहाँ पे डेप्रिशिएट करके आ जाते हैं। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवा भी रखा है। कहाँ लिखवाया है सर, ठीक है, यहाँ देख लो। इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। सर गुडविल अमोर्टाइज इसलिए नहीं होती क्योंकि इसकी कोई लाइफ नहीं होती, लेकिन ये इम्पेयरमेंट टेस्ट इसका होता है, ठीक है।
उसके बाद साथियों रेजिडुअल वैल्यू देख लो। रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी सर? स्क्रैप वैल्यू वही होगी अगर उसकी कोई एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, तभी वो स्क्रैप वैल्यू होगी। आप अपने अंदाजे से उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं लगा सकते। या फिर अगर कोई एक्टिव मार्केट में उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक कमिटमेंट है थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी बोलिए भाई हम मैं आपको 5 साल बाद इतना पैसा दे दूंगी, उस केस में वो आपकी रेजिडुअल वैल्यू बन जाएगी। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3.2 और जो अभी अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर यूजफुल लाइफ पे आ जाओ। यूजफुल लाइफ क्या होगी? उसके लिए एक गाइडेंस नोट दे रखा है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया गुडविल जो है कभी भी अमोर्टाइज नहीं होती, यहाँ लिखवा दिया है आपको। साथियों जो बोल रहा हूँ सब लिखवा के देता हूँ आपको, ठीक है। और एक कंसेप्ट नोट्स को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर रखा है। आईसीआई का मटेरियल देखोगे तो दही बन जाएगी आपके दिमाग की। देखो साथियों, जो यूजफुल लाइफ है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन भी अभी हमने देखा था। आपने एक पेटेंट लिया है जिसके आपने कोई फ्रेंचाइजी ले रखी है 10 साल के लिए, ठीक है। तो आपकी जो लाइफ है वो फ्रेंचाइजी की 10 साल से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, ये वही पॉइंट कह रहा है, लेकिन कम हो सकती है। आपने कहा भाई इस फ्रेंचाइजी को मैं 6 साल यूज़ करके सेल कर दूंगा, तो फ्रेंचाइजी की लाइफ वहाँ पे कितनी हो जाएगी? 6 साल। साथियों फिर साथ में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने जो फ्रेंचाइजी ले रखी है ये रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल है। जो सेलर है फ्रेंचाइजी का उसने कहा कि 10 साल के लिए मैंने दिए, 5 साल आप ऐसा और रिन्यू कर सकते हो, तो 5 साल आप इसमें और ऐड कर सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन है अगर आपके पास सपोर्टिव एविडेंस है कि आप इसे रिन्यू करोगे, ठीक है। और इसको रिन्यू करने की जो कंडीशन है वो आप सेटिस्फाई करोगे। फॉर एग्जांपल सेलर ने कंडीशन रखी है कि आपकी सेल अच्छी होनी चाहिए तभी मैं फ्रेंचाइजी को रिन्यू करूंगा, तो आपके पास एविडेंस है कि भैया सेल वगैरह मेरी सही हो रही है। फिर लास्ट पॉइंट लिखा है कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल इज नॉट सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यानी ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेंगे इसके रिन्यू करने से, आप रिन्यू इसलिए तो कर रहे हो क्योंकि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, उसके कंपैरेटिवली जो कॉस्ट है ना वो बहुत माइनर सी है, तो ही आप इस रिन्यूअल ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। आपको जब बेनिफिट दिखेगा इस रिन्यूअल से जब भी तो आप एक्सरसाइज करोगे, ये वही पॉइंट कह रहा है। तो 100 बात की एक बात, इस रिन्यूअल ऑप्शन से अगर बायर को फ़ायदा हो रहा है और रिन्यूअल जो है वो पॉसिबल लग रहा है कि हो पाएगा, तभी आप रिन्यूअल पीरियड को ऐड करोगे। तो अब साथियों चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3.2। यहाँ पे एक एंटिटी है, ठीक है। तो इसके पास एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है जिसकी लाइफ 15 साल है, ठीक है। इसने 12 लाख पे रिकॉग्नाइज करा है। एंटिटी इज अ कमिटमेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी टू परचेज द पेटेंट इन 5 ईयर फॉर 60% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट एट दैट डेट। तो कंपनी के पास एक थर्ड पार्टी से कमिटमेंट है कि भैया वो ना 5 साल बाद इसको 60% जो भी इसकी वैल्यू है 60% पे इसे खरीद लेगा। तो यहाँ पे हमें एक रेजिडुअल वैल्यू मिल गई है। रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 12 लाख का 60%। अब साथियों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है ये 5 साल में निकल के आ रही है। और साथ में यहाँ पे ये भी लिखा है एंटिटी इंटेंड टू सेल द पेटेंट इन 5 ईयर। तो भले ही पेटेंट टेक्नोलॉजी की लाइफ 15 ईयर हो, लेकिन अगर हम इसे कम टाइम में सेल करने का सोच रहे हैं तो अब हमारे लिए इसकी यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? 5 ईयर। यही यहाँ पे कैच है। कंपनी जो है इसको अमोर्टाइज कर रही है 15 ईयर में, गलत कर रही है। और उसकी रेजिडुअल वैल्यू जीरो ले रही है, ये भी गलत कर रही है। जब उसने बोल दिया कि 5 साल में इसे बेचना है तो लाइफ 5 साल है। और रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? जो थर्ड पार्टी से कमिटमेंट मिली है। तो साथियों लाइफ का कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था और रेजिडुअल वैल्यू का भी जो कंसेप्ट बताया था, दोनों इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसने कंसेप्ट और एप्लीकेशन दोनों एक साथ पढ़ा है। और जो केवल कंसेप्ट पढ़ के गया है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बूम। आपको ये बताना है जो एनुअल अमorटाइजेशन कंपनी कैलकुलेट कर रही है वो सही कर रही है तो साथियों गलत कर रही है। तो आपको ना यूजफुल लाइफ डिफाइन करनी है यहाँ पे।
और आपको रेजिडुअल वैल्यू का कंसेप्ट भी डिफाइन करना है। ये दो कंसेप्ट आपको डिफाइन करने हैं, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे इस पे। ये जो यूज़फुल लाइफ है ये आपको बताना है, और रेजिडुअल वैल्यू आपको बताना है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन दिखानी है। कैलकुलेशन के 3 नंबर है, और ये यूज़फुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू के 2 नंबर है। इसलिए आपके नंबर जो है ज़्यादा नहीं आ रहे एग्ज़ाम, क्योंकि आप यूट्यूब के भरोसे कर रहे हो, और यूट्यूब में इतना कोई बता नहीं रहा आपको कि ये लिख के आना है। बस वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखा दिया, वो भी आधा अधूरा समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो बूम। तो देखो, इंटेंजिबल एसेट की जो कॉस्ट थी वो 12 लाख थी, और ये 12 लाख का 60% रेजिडुअल वैल्यू है जो थर्ड पार्टी से कमिटमेंट मिली है। तो साथियों, डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू 4,80,000। तो आप यूजफुल लाइफ 5 ईयर, तो 5 ईयर में आप इसे अमोर्टाइज करोगे तो ये इसका एनुअल अमोर्टाइजेशन अमाउंट आ जाएगा। साथ में आपको ये भी लिख के आना है, जो कंपनी यहाँ कर रही है गलत कर रही है, उनका जो 80,000 अमोर्टाइज अमाउंट आया है ये गलत आया है। कंक्लूजन पे लिख के आना है, तब जाके आपको इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिलेंगे। तो साथियों, इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 पे। ये भी एक अच्छा जो क्वेश्चन है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ सीनियर इंजीनियर हैं, बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इस प्रोसेस से इनकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। इनको जो है 1 जून 2005 को अप्रूवल मिल गई है, यानी यहाँ से इनका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया है। इनकी 18 लाख की कॉस्ट इनकर हुई है ड्यूरिंग ईयर 31 मार्च 2006। तो साथियों, आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 से और 31 मार्च 2006, यहाँ पे आप ऐसा कर लो, 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक इनका 18 लाख का खर्चा हुआ है। लेकिन अप्रूवल कब मिली है? 1 जून को। तो 1 अप्रैल से और 1 जून कितने महीने होते हैं आपके? 2 महीने होते हैं। तो 2 महीने का खर्चा तो आपका रिसर्च फेज का हो गया, ये जाएगा पीएल में। और 10 महीने का खर्चा हो गया, वो आपका जाएगा कहाँ? कैपिटलाइज हो जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हो 18 लाख में से 2 महीने का खर्चा कितना आएगा? सर ये होगा 3 लाख। तो 3 लाख पीएल में जाएगा और 15 लाख आपका कैपिटलाइज में आएगा। लेकिन यहाँ पे भाई साहब ने क्या खेल करा है? हमारे भाई साहब ने यहाँ पे क्या खेल करा है कि 18 लाख हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट। तो गलत किया भाई, ठीक है। जब आधी अधूरी पढ़ाई करके जाओगे तो ऐसे ही होगा। तो 18 लाख पूरा का पूरा इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया। करना कितना है? 15 लाख। तो एक तो ये गलती करी है। फिर इसमें लिखा है कि 7,80,000 का इनको ऑफर मिला है, रिसीव फ्रॉम पोटेंशियल बायर। तो इसका मतलब ये इसकी हो गई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इंडिया 36 याद आ रहा है। फिर ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, इस पर 12 लाख रुपीज़ जो है ये सेव करेंगे इन परपेचुटी, यानी हर साल ये 12 लाख रुपए की बचत करेंगे इस इंटेंजिबल असेट की बदौलत। लेकिन सर, हमें 12 लाख रुपए हर साल की बचत से मतलब नहीं है, हमें इसका पीवी बताओ आज की डेट में। तो पीवी इन्होंने निकाला है, पीवी ऑफ द फ्यूचर कॉस्ट सेविंग विल बी 9,60,000 ओवर दिस पीरियड। तो साथियों देखो, हमें हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, और हमारे पास क्या है? वैल्यू इन यूज़ है। तो दोनों में से हायर क्या है? 9,06,000। 780 और 9,60 में से 9,60,000 लोगे आप, ये बन जाएगी रिकवरेबल अमाउंट एज पर इंडियाज 36। और 9,60,000 को आप कैरिंग अमाउंट जो इंटेंजिबल एसेट की 15 लाख उससे कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस भी आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरव्यू इसका दे दिया है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखो साथियों, आपका एक स्ट्रगल फेज है जिसे हम रिसर्च फेज बोलते हैं। तो 18 लाख में से 2 महीने का 3 लाख पीएल में डालोगे, और डेवलपमेंट फेज का 15 लाख कैपिटलाइज कर दोगे, तो ये आपकी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू बन जाएगी। अब आपकी वैल्यू तो इंटेंजिबल एसेट की 15 लाख है, लेकिन इसकी जो औकात है वो है 9,60,000। ये मैंने दिखा दिया रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाला है। तो 5,40,000 आपका आ गया इम्पेयरमेंट लॉस। अब ध्यान से सुनो, यहाँ जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, जो आपने 3 लाख रुपए का खर्चा गलती से इंटेंजिबल एसेट में दिखा दिया है, सबसे पहले तो आप इसे पीएल में डालो। और जो आपका इम्पेयरमेंट लॉस है वो 5,40,000, ये भी आप कहाँ डालोगे? पीएल में डालोगे। और आप इंटेंजिबल एसेट को कम करोगे 8,40,000 से।
ये 8,40,000 से कम इसलिए हो रही है, एक तो इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से, दूसरा 3 लाख जो गलती से आपने कैपिटलाइज कर दिया था उसकी वजह से ये इंटेंजिबल एसेट आपका कम हो रहा है। तो इन दो फिगर की वजह से आपका इंटेंजिबल एसेट कम हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का पेपर में बड़े आराम से आएगा। अब आप आराम से कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। उसके बाद साथियों हम कंसेप्ट करेंगे कि इंटेंजिबल एसेट जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंडर हमने एक्वायर करी है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया था, ये जो बाकी पॉइंट है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो आ जाओ अपने प्यारे प्यारे बोर्ड नोट पे। तो ये हमारा कंसेप्ट नंबर 2.1 है, नोट 4। ये जो मार्किंग है ये हमारे कंसेप्ट नोट्स में है। तो देखो साथियों, हम इंडेस 103 जब से हमने पढ़ा है, हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, टाटा ने बिग बास्केट को एक्वायर करा है। तो यहाँ पे टाटा ने जब बिग बास्केट को एक्वायर करा है तो बिग बास्केट की बैलेंस शीट में एक लाइसेंस है, एक पेटेंट है। तो इस लाइसेंस की कैरिंग अमाउंट ये है 2 लाख 5 लाख, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू है 8 लाख 10 लाख। तो जब टाटा इसको टेक ओवर करेगा तो वो इसे रिकॉर्ड करेगा किस पे, फेयर वैल्यू पे। तो एक्वायर ऑल असेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल असेट ऑफ बिग बास्केट एट फेयर वैल्यू, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि बिग बास्केट जो है उसके पास कोई ऐसी असेट है जिसे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता साथियों? इंटेंजिबल एसेट में बहुत सारे पॉइंट आपने पढ़े थे, इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो रही, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। इसमें इंडेस 38 एक और बात बोलता है, कंसेप्ट नोट्स में आपको दिखा देता हूँ, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट के पॉइंट में। ये देखो साथियों, जो आपकी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, इसमें इन 4 एसेट को आप कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते? क्योंकि सर इनकी कॉस्ट रिलायबली हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या है? ब्रांड है, कस्टमर डाटाबेस। यानी आपने देखा होगा जब आप शोरूम में जाते हो तो आपकी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब ले लेते हैं, तो ये उनके लिए कस्टमर डाटाबेस होता है। तो ये साथियों कभी भी इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। पब्लिशिंग टाइटल्स, यानी न्यूज़पेपर में आपने देखा है जो टाइटल्स होते हैं ये भी इंटेंजिबल एसेट होते हैं, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। फिर मास हेड क्या होता है साथियों? आज की ताज़ा खबरें, सनसनी खबरें। तो ये सारे क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट होते हैं, लेकिन इनको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। अब ये जो सेलिंग कंपनी है बिग बास्केट, ये अपनी बुक में तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, लेकिन ये जो बाइंग कंपनी है ये रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो यहाँ पे जो टाटा है वो इसे रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो यहाँ पे साथियों देखो, जब आपने इंडेस 103 पढ़ा होगा तो पीसी में से आप आइडेंटिफाइबल नेट एसेट माइनस करते हो, आपको मिलता है गुडविल। अब इस गुडविल में आप ये देखोगे कि कौन कौन सी असेट सेलिंग कंपनी से हम एक्वायर कर रहे हैं जिसे हम एज अ इंटेंजिबल असेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो 25 लाख में से हमने देखा 10 लाख हम कस्टमर डाटाबेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो बाकी 15 लाख आपका क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा। उसके बाद साथियों, कुछ असेट ऐसी होती है सेलिंग कंपनी की जो सेपरेट ही नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ सेपरेट नहीं हो सकती तो आप उसे गुडविल से सेपरेट नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर डाटाबेस तो गुडविल में से सेपरेट हो रहा है तो आपने सेपरेट करके लिख दिया, लेकिन जो सेपरेट नहीं हो पा रहा तो आप उसे गुडविल के साथ ही रिकॉग्नाइज कर लोगे। फॉर एग्जांपल ब्रांड, ब्रांड को आप गुडविल से अलग हट के रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो आपने इसके साथ ही रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके बाद साथियों आता है कुछ असेट सेलिंग कंपनी की ऐसी होती हैं जो दोनों एक साथ आती है। फॉर एग्जांपल लोगो, ये बिग बास्केट का, और इनकी टैगलाइन है हर दिन सस्ता। तो जब आप इसे रिकॉग्नाइज करोगे, इन दोनों को एक साथ रिकॉग्नाइज करोगे एक वैल्यू पे, तो ये सेपरेबल नहीं है और इसे आप अलग अलग भी सेल नहीं कर सकते, इसलिए आप जो टाटा इसे रिकॉग्नाइज करेगा वो एक साथ करेगा। बस ये पॉइंट कह रहा है।
तो साथियों इसके बेस पे एक हमारा क्वेश्चन नंबर 4.3 है, मैं करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने जो है 10 लाख रुपीज़ देके, 3 2 5 10 करोड़ रुपीज़ देके आपने एक कंपनी को खरीद लिया है और उसके जो नेट एसेट है वो है 8,50,000। तो साथियों नेट एसेट 8,50,000 है, पीसी अगर 10 करोड़ है तो यहाँ पे 1.5 CR आपका क्या हो जाएगा, गुडविल। अब ध्यान से देखो, इसमें ये कह रहा है जो 50 लाख है ना वो आपने नॉन कॉम्पिटिटिव फीस के पे करें। तो ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव फीस के पे करें आपने, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, इंटेंजिबल असेट, जो बाइंग कंपनी। इसका मतलब आपने सेलिंग कंपनी को धमकी दे दी है कि तू अब मेरे लाइन में काम नहीं कर सकता दोबारा 5 साल के लिए। तो साथियों जो आप गुडविल रिकॉग्नाइज कर रहे हो ना 1.5 करोड़ की, उसमें से 50 लाख आप रिकॉग्नाइज करोगे नॉन कॉम्पिटिटिव फीस के और 1 करोड़ रिकॉग्नाइज करोगे गुडविल के। में एक पॉइंट इसने और कहा है कि 30 लाख इसने स्किल स्टाफ के लिए भी पे करें, जो इसी 10 करोड़ में इंक्लूड है। तो साथियों जो स्टाफ होता है वो कभी भी आपका इंटेंजिबल एसेट नहीं होता, क्योंकि आज आपने उसके लिए पैसे दिए वो कल ही छोड़ के चले जाएगा। तो इंडिया 38 स्ट्रिक्टली मना करता है। उसके बाद 4.4 देखो, ये जो कंसेप्ट बनाया है ये केवल डेफिनेशन पे बना हुआ है और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, आप इसे राजस्थान रॉयल्स मान लो, ठीक है। इन्होंने एक प्लेयर को रख लिया, फॉर एग्जांपल कोहली को रख लिया, खरीद लिया 5 साल के लिए कि 5 साल तुम हमारे साथ ही खेलोगे। तो साथियों हम जब किसी भी प्लेयर को एक्वायर करते हैं तो प्लेयर हमारे लिए इंटेंजिबल असेट नहीं है, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का वो हमारे लिए इंटेंजिबल असेट है, यही कैच है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे साथियों डेफिनेशन बतानी होगी और आपको ये बताना होगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, आप इसको बेच भी सकते हो। तो इसलिए आप इसे रिकॉग्नाइज करोगे इस कॉन्ट्रैक्ट को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4.5 पे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बिजनेस कॉम्बिनेशन और अमोर्टाइजेशन पे। तो एग्जाम में भी आ रखा है आपका, एमटीपी में भी घूम रहा है। अब हिम्मत है तो पेपर में देख के दिखाओ। फिर देखो, तो 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, सुपर साउंड ने जो है म्यूजिक लिमिटेड को खरीद लिया। कितने में खरीदा है सर, 13,20,000 में। और जो सेलिंग कंपनी है उसकी नेट एसेट है 10 लाख, यानी 3,20,000 क्या हो गया, गुडविल। अब देखो ये गुडविल की लाइफ दे रहा है 10 ईयर, हमें एड़ा समझा है। गुडविल की कोई लाइफ होती ही नहीं है, तो ये साथियों अमोर्टाइज भी नहीं होगा, ये जानबूझ के दे रहा है। तो आप आईसीआई का पैटर्न समझ लो, वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा डाटा होगा देगा कि आप गलती करोगे। यहाँ पे जिसको गुडविल का कंसेप्ट नहीं पता होगा वो अमोर्टाइज करके पक्का आएगा, 3,20,000 को अमोर्टाइज पक्का करेगा। फिर 4 मई 2019 को इन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, ठीक है, 80 लाख रुपीज़ में। और इसकी जो लाइफ है 5 ईयर, तो ये साथियों अमोर्टाइज हो जाएगा, फ्रेंचाइजी अमोर्टाइज हो जाएगा। और इसका रेवेन्यू इन्होंने 10 लाख रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। और ये बोला गया है कि जो ये फ्रेंचाइजी कंपनी है जो खरीद रही है, इसको 2% जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसका अमाउंट भी पे करना है, जो फ्रेंचाइजी कंपनी सेल कर रही है उसको। साथियों फ्रेंचाइजी कंपनी का यही बिजनेस मॉडल होता है। अगर आपको डोमिनोज का बिजनेस मॉडल पता हो तो आपको डोमिनोज की फ्रेंचाइजी फीस पे करनी होगी, साथ में जो आप रेवेन्यू कमा रहे हो उसका भी कुछ परसेंट आपको डोमिनोज को देना होता है। फिर 4 जुलाई 2019 को आपने कॉपीराइट ले लिया है, ठीक है। और इस कॉपीराइट पे 2.5 लाख रुपए आपकी लीगल कॉस्ट हुई है, तो ये आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी। और 7 लाख आपके एडिशनल कॉस्ट हुई है टू प्रोसिक्यूट अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, आपका कॉपीराइट किसी ने यूज़ कर लिया है तो उस पर आपने लीगल केस भी ठोक दिया। तो साथ ही ये 7 लाख जो है ये कैपिटलाइज नहीं होगा, ये आपका पीएल में जाएगा, 2.5 लाख आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। और ये कॉपीराइट 10 ईयर का है तो ये अमोर्टाइज भी होगा। आपसे पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू बताओ 31 मार्च 2020 को। तो साथियों सारी एसेट आपने जो है ना वो 1 अप्रैल 2019 के आसपास खरीदी है। आप सीधे सीधा ना इस पर 1 साल का डिप्रिशिएशन लगा दोगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट की गलती है कि यहाँ पे 4 मई लिख के, तो अकॉर्डिंगली 11 महीने का डिप्रिशिएशन लगना चाहिए, लेकिन उसने पूरा 12 महीने का लगा रखा है, ये इसने गलती कर रखी है।
यहाँ पे जुलाई है, यानी अप्रैल मई जून, यहाँ पे 9 महीने का लगना चाहिए, लेकिन पूरे 12 महीने का लगा रखा है अमोर्टाइजेशन। तो अगर मैं आपको इसको अपने बोर्ड नोट पे दिखा दूँ, यहाँ देखो, गुडविल 3.2 ओपनिंग वैल्यू, अमोर्टाइज करोगे नहीं तो इसकी क्लोजिंग वैल्यू ये आ गई। फ्रेंचाइजी 80 लाख, 16 लाख अमोर्टाइज कर लोगे, ये इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई, ये आएगी 6.4, 64 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से कॉपीराइट को भी 10 ईयर में आपने अमोर्टाइज कर लिया, ये भी आ गई, ठीक है। तो साथियों आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू आपकी आ गई है क्लोजिंग वैल्यू, इस वैल्यू को आप बैलेंस शीट में दिखा दो, काम हो गया आपका, काम हो गया। और साथियों अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख का आपने दिखा दिया, जो 10 लाख की कमाई हुई है। फिर अमोर्टाइजेशन आपने दिखा दिया। फिर जो आपने कॉपीराइट दूसरे ने यूज़ करा, आपने केस डाला, उसके दिखा दिए, और आपने जो एनुअल फीस दी है फ्रेंचाइजी की, वो भी आपने दिखा दी। तो साथियों यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको एक दो बातें और दिखाऊं, देखो यहाँ पे, देखो साथियों यहाँ पे जानबूझ के 10 लाख का रेवेन्यू तो इसने दिखाया ही दिखाया है, अगले साल का भी रेवेन्यू दिखा दिया 25 लाख, 3 लाख फॉर रिमेनिंग 3 ईयर एंड देयर आफ्टर। तो साथियों आप ये समझ लो, आईसीआई का पैटर्न है वो आपको कंफ्यूज करता है कई जगह पे, ताकि आप ब्लंडर करो, आप कंफ्यूज हो जाओ और पैनिक हो जाओ। तो अपने कंसेप्ट यहाँ से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, ताकि वो सिचुएशन आए ना, ठीक है। उसके बाद साथियों फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर। साथियों अगर आप अभी तक बने हुए हैं, प्लीज़ लाइक, आपको और वीडियो चाहिए प्लीज़ आप मुझे बोलो, आपको वे ऑफ पैटर्न में मुझे कुछ चेंजेस आपको चाहिए कि ये होना चाहिए, तो वो भी हम कर देंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे, बट मेक श्योर यू कमेंट, ठीक है। नोट्स जिसको चाहिए, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा साथियों सारे के सारे नोट्स आपको अपलोड कर दूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। तो साथियों विश यू गुड लक, हैव अ गुड डे।